as Madam has already informed you, we are going to discuss about how we can integrate information and communication technology in our teaching learning process. A very simple concept always comes in our mind. Why this ICT? Why to use this technology in teaching learning process? So as we all aware that this recent pandemic has taught us a lot of the things which we would have never thought of doing this. So let me share my PPT with you first, then we'll go ahead. Madam, आ गया ना? Yes, ma'am, it is visible. Ma'am, we will use mixed language, Hindi and English. Yes, sure. तो आज का जो मेरा डिस्कशन रहेगा कि हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन मेक आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेरी इफेक्टिव बाय यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल टूल्स. So let us understand a very simple meaning of what is information and communication technologies. So if you look at this picture, you will find the information and communication technology comprised of many technologies for capturing, interpreting, storing and transmitting information. बहुत सीधा सा मतलब है कि जब भी हम किसी सूचना को अपने छात्रों तक पहुंचाते हैं या कोई भी चीज को हम इंटरप्रेट करते हैं या कोई भी चीज को हम स्टोर किसी चीज में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यदि हम स्टोर करते हैं, तो ये सारा जो चीजें किसमें आती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट होता है. चाहे वो आपके कंप्यूटर्स हो, चाहे वो आपके डेस्कटॉप हो, लैपटॉप्स हो, मोबाइल हो, नोटबुक्स हो, टैबलेट्स हो, ईमेल जो आप यूज कर रहे हैं, आप जो प्रिंटर यूज कर रहे हैं, स्कैनर यूज कर रहे हैं, रेडियो जो सीडी या आपकी जो पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं या टेलीविजन यूज कर रहे हैं या एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज आई कैन सिंपली से दैट द सॉफ्टवेयर आल्सो. हार्डवेयर मीन्स जो भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आप टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं, प्लस सॉफ्टवेयर मतलब जो जो उसमें प्रोग्रामिंग होता है, ये सारा का सारा आपका आईसीटी का पार्ट बनता है. So whatever the information we disseminate, we transmit using electronic devices, using some sort of the software, we can say that we are using the information and communication technology. Then a question always comes in my mind कि why we need this ICT. So if you look at this picture, you will find there are 72 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको कि आज भी पूरे दुनिया में एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है. मतलब ये बच्चे वो हैं जिनको की शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है. देयर मे बी नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. देन इफ यू लुक एट द इंडियन कंडीशन, तो हमारे यहाँ पर भी आज तक भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान भी आया, सब कुछ आया, फिर भी 8 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि हमारे फॉर्मल क्लासरूम से बाहर हैं. इसके अलावा इंडियन क्लासरूम या पूरे वर्ल्ड में भी आप देखोगे तो उनकी जो शिक्षण की जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटी है. दे डू नॉट हैव प्रॉपर क्लासरूम. सम क्लासेस आर कंडक्टेड अंडर द ट्री और इन ओपन स्पेसेस और इन सम वेरी सिंपल प्लेसेस. इस तरीके की जो कंडीशन है, ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने दिखाई देती हैं. एक तरफ हमारे पास इस तरह के क्लासरूम है, दूसरी तरफ हमारे पास 21वीं सदी के मॉडर्न क्लासरूम भी है. तो इफ यू लुक दिस 3 पिक्चर्स, यू विल कम टू नो दैट कि ये कंडीशन है कि यहाँ पर शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए या लोगों को शिक्षित करने के लिए हमारे पास में वैरायटी ऑफ सिचुएशंस हैं, और उन सारी सिचुएशन में से यदि हमको ओवरकम होना है तो ऑफ कोर्स वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ सम एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस डिवाइसेस, सो वी कैन रीच टू द अनरीच्ड. दिस इज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक दिस फीचर इज वेरी कॉमन कि हमारे पास क्लासरूम्स में इस तरह की व्यवस्थाएं एलीट स्कूल्स में या नॉर्मल स्कूल्स में हो गई हैं. इसके बावजूद भी जो नॉर्मल कंडीशंस में हमको क्यों आईसीटी का यूज है, ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि यदि हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी कैन रीच टू अ मच बेटर वे और हर व्यक्ति के पास पहुंच सकेंगे. वेरी सिंपल है कि नीड ऑफ आईसीटी मीन्स इफेक्टिव लर्निंग for all, anytime or anywhere. What is the reason why we need this type of effect ICT? Because there is a concept of globalization and changing economy, as well as
टेक इनोवेटिव सोसाइटी हुई है जहां पर की इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है। तो द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, एंड देयर इज एस्केलेटिंग डिमांड ऑफ एजुकेशन। बहुत ज्यादा शिक्षा की डिमांड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सीधी सी बात है कि जब पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में 72 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स हर व्यक्ति के पास शिक्षा पहुंचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए ये जो आपका रिफ्रेशर कोर्स भी हो रहा है, इसीलिए इसका फोकस ही यही है कि हम किस तरीके से आईसीटी टूल्स को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड कर सकें और जिससे हम व्यवस्थित रूप से अपने छात्र तक क्वालिटी एजुकेशन के रूप में पहुंच सकें, प्लस उसको जब शिक्षा की जरूरत है, जिस समय शिक्षा की जरूरत है और हर व्यक्ति तक हम पहुंच सकें। इसीलिए प्रभावी तरीके से पहुंचने के लिए हमको आईसीटी की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है इस समय में। दूसरा एक है कि दिस कोविड पेंडेमिक, जिसके कारण लॉकडाउन है। अभी भी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक लॉकडाउन है। इसका मतलब देयर विल बी नो ऑफलाइन टीचिंग। तो यदि हम मार्च 2020 से जब हम ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये 2 साल होते आ रहे हैं। क्या हम अभी भी बच्चों तक नहीं पहुंचे? ऑफ कोर्स हम लोगों ने पहुंचना शुरू किया है, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मैं आज आपके साथ में ऑनलाइन मोड में जुड़ी हुई हूँ, जो आप अपने घर में बैठ करके कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी एडवांस एडवांटेज ऑफ आईसीटी, क्योंकि शायद 2020 के पहले हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम अपनी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की या एचआरडीसी में ऑनलाइन क्लासेस इस तरीके के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ले पाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की आपने देखा होगा कि अप्रैल 21 में जब सरकार ने बोला कि स्कूल्स खोले जाएं, तो 75% पेरेंट्स ने इस बात को अपोज किया था कि दे डोंट वांट ऑफलाइन क्लासेस बिकॉज ऑफ द fear of this COVID pandemic. Nowadays, if you look at this, नेट आज इसके साथ साथ एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आज के बच्चे क्या हैं, दे आर द टेक इनोवेटिव हैं। उनके पास में वो टेक्नोलॉजी के समय में पैदा हुए हैं, तो उनके लिए दिस मोबाइल फोन, दिस टैबलेट, दिस ऑल आर वेरी कॉमन। और वो जब इस तरीके के बच्चे जब हमारी हायर एजुकेशन की क्लासेस में आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एज ए टीचर वी आल्सो हैव टू शिफ्ट टू द ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर हमको, और आईसीटी टूल्स का यूज करते हुए हमको अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। सो दिस इज अनदर रीजन। देन इफ यू इंटीग्रेट in the ICT in teaching learning process, then of course now it is the 21st century, so सारे बच्चे, ये बहुत कॉमन है, शायद आपके घरों के ही चित्र हैं ये, इसमें छोटे बच्चे भी इन सारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि इस तरीके के हमारे घरों का माहौल है और यही बच्चे जब हमारी क्लासरूम में आते हैं और केवल हम चॉक एंड टॉक का यूज करेंगे, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स हम ये जो हम पढ़ रहे हैं हमसे, वो उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे यदि हम अपने आप को आईसीटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अनदर रीजन कि बहुत सारे लोग हैं जहां तक कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इफ वी स्टार्ट यूजिंग दिस आईसीटी, ऑफ कोर्स अनरीच्ड बीइंग रीच्ड बाय, वी कैन ओपन ए डोर फॉर द अंडर सर्व ग्रुप्स ऑफ द पीपल। उन लोगों के लिए भी हम खोल सकेंगे दरवाजे जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है, और उनको भी हम प्रभावी तरीके से शिक्षित कर पाएंगे या उन तक हम पहुंच पाएंगे। देन एक क्वेश्चन आता है कि हम अपनी इस आईसीटी के बारे में, हमें पता है इतना सारा एडवांटेजेस मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, इतने सारी नीड के डिस्कस किया, लेकिन हम किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स को टीचिंग और लर्निंग में कैसे उपयोग करें, तो we will be able to use ICT in the courses effectively। यदि एक टीचर के रूप में आपको आईसीटी को इफेक्टिव रूप से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट करना है, तो ऑफ कोर्स यू शुड बी अवेयर ऑफ इट्स पोटेंशियल। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं, वो किस तरीके से हम उसके प्रति अवेयर हो सके, ये करना है। देन once you are aware about its potential, you will be able to choose effective and appropriate tools and method। ऐसा नहीं है कि हर तरीके का आईसीटी टूल आपके लिए काम में आता है। तो एक ऐसे टीचर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के एवेन्यूज अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, और उसमें से मैं जो कंटेंट पढ़ा रही हूँ या मैं जो चीज बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, उसके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी अप्रोप्रिएट होगी और कौन से आईसीटी टूल का हम प्रयोग करें। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिजाइन योर टीचिंग मेथड्स इफेक्टिवली, क्योंकि आपको हर कंटेंट के लिए हर तरीके का आईसीटी टूल काम नहीं आता।
हर टाइप के कंटेंट के लिए हर प्रकार की टीचिंग मेथड उपयोगी नहीं होती। तो स्पेसिफिक टीचिंग मेथड विथ स्पेसिफिक कंटेंट इज ऑलवेज हेल्पफुल। तो हमारे लिए इजी होगा कि वी कैन चूज आवर effective teaching methodology, and in fact we can develop our new teaching strategies also. So these are the four very important aspects. One thing is, well, you should be aware of what are the different avenues related with the integration of ICT is available, because टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो रहा है कि हमारे पास में हर 2 साल में टेक्नोलॉजी बदल जाती है और हर बार हमारे पास में नए नए टूल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हम सारे के सारे टूल्स अपने टीचिंग लर्निंग में इंटीग्रेट करें? आई नेवर रिकमेंड दैट। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से टाइप के आईसीटी रिलेटेड एवेन्यूज अवेलेबल हैं, जिसमें से हम जो जो हमको सबसे बेस्ट सूट करे। हमारे हर व्यक्ति की आईसीटी यूज की कैपेबिलिटीज होती हैं, हर व्यक्ति को पढ़ाने का तरीका या उसके पढ़ने वाले लर्नर्स डिफरेंट होते हैं। तो वो सारे डिफरेंस को सूट करता हुआ हम सूटेबल अप्रोप्रिएट टूल और मेथड का यूज कर सकें और हम अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को डिजाइन कर सकें। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। Now, another important question comes कि how we can integrate this ICT in teaching and learning की process में. So we should know and apply classroom management tools in order to cope up with the problems encountered in technology aided learning environment. जब अभी आपने देखा होगा कि कोविड पैंडेमिक में हम लोगों ने अपनी क्लासेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया, बिकॉज यू ऑल आर टीचर्स एंड ऑल हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन टीचर्स ने जो भी उनके पास जिस तरीके के भी टूल्स अवेलेबल थे उन टूल्स को यूज करते हुए उन्होंने आईसीटी का प्रयोग करना शुरू किया। तो अब जरूरी नहीं कि हम जो आईसीटी टूल को यूज कर रहे हैं वो हर कंडीशन में हर एनवायरनमेंट में इफेक्टिव हो। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करें और हम अपने क्लासरूम की जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आपने देखा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमने जब शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती थी हमारे सामने इंटरनेट कनेक्टिविटी की। दूसरी मेजर प्रॉब्लम थी कि हमारे लर्नर्स के पास में भी बराबर टूल्स नहीं थे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद भी हमने अपनी टीचिंग को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। तो जो ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपरली मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। So investigating teachers' belief on ICT as well as their current level of ICT use have particular importance in ICT integration. तो जब भी हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हमको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो आईसीटी प्रोफिशिएंसी कितनी है और उस प्रोफिशिएंसी को हम इन्हांस कैसे कर सकें, किस तरीके से हम इसको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट कर पाए। देन सम ऑफ द हॉलमार्क्स फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद आईसीटी। एक चीज हर टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल कक्षा में ही पढ़ाना उनके लिए क्लासरूम्स आर नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ लर्निंग स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल के चिल्ड्रन कैसे हैं, दे आर बोर्न इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो दे आर द डिजिटल नेटिव्स हैं। मतलब वो बच्चे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के एटमॉस्फेयर में ही पैदा हुए हैं। पैदा होते ही उन्होंने इमीडिएटली व्हेन दे बोर्न दे हैव सीन द टेलीविजन्स, दे हैव सीन द लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, ये सब उनके सामने दिखाई दे रहा है। तो दे आर द डिजिटल नेटिव्स। बट दोज टीचर्स लाइक वी एंड अदर पीपल, हम जब व्हेन वी वेयर बोर्न हमारे घरों में रेयरली कोई टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं हुआ करता था। टेलीविजन तो दूर की बात है, हमारे घरों में रेयरली टेलीफोन कनेक्शन भी होते थे। लेकिन आज हर घर में मोबाइल है, हर घर में लैपटॉप है, हर घर में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन फैसिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चिल्ड्रन है दे आर द डिजिटल नेटिव्स हैं और हम जो एडल्ट हैं वे आर द डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स का बहुत सीधा सा मतलब है कि हम टेक्नोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। So another very important aspect that कि आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का जमाना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो ग्लोबल कॉन्सेप्ट हुआ है और लोगों का एक दूसरे के साथ में सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ गया है। तो ज्यादातर टीम और कोलैबोरेटिव लर्निंग का बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीजें
through our social media platform we are learning. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपके सामने कि आप लोगों को सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सो मच ऑफ पीपल हैव यूटिलाइज्ड द यूट्यूब के ऊपर जो रेसिपीज थी उनको सबने यूज किया है. So what this is a way through which we are learning socially. तो ये collaborative learning है, team learning को भी encouragement हो रहा है. Another important कि student can construct content rather than just consuming it. एक टीचर को हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि the students are capable to construct their own content. वो केवल मगअप नहीं करते हैं, they can create their own way of learning. तो ये भी हमको ख्याल रखना है. And the students are active authors of content and innovations. इसका मतलब बहुत सीधा सी बात है क्योंकि they are the digital natives, तो उनको उनके सामने फिंगर टिप्स के ऊपर कंटेंट अवेलेबल है. बट सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उस कंटेंट को वो किस प्रकार से यूटिलाइज करें, उसमें से वो कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा पोर्शन उनको एक्चुअली काम का है, ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है. तो वी ऑलवेज रिमेंबर दैट कि स्टूडेंट्स कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन कंटेंट. केवल उनको मगअप नहीं करना है, उनको हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी देना है जिससे वो खुद अपने आइडियाज को बिल्ड करें और खुद लर्निंग की तरफ मोटिवेट हो. सिमिलरली हम उनको ये हमेशा माने कि दे आर द एक्टिव ऑथर्स ऑफ द कंटेंट एंड इनोवेशन. उनको हमेशा एक्टिवली कंटेंट के साथ में इनोवेट कर सकते हैं. वो अपने आप खुद सीखने के लिए प्रेरित होंगे तो उनकी हमारी जो सिखाने का तरीका है वो ज्यादा प्रभावी होगा. गोन आर द डेज जबकि हम केवल बुक और टॉक और चॉक करते थे और हमारी क्लासेस बहुत प्रभावी होती थी. नाउअडेज यू मस्ट हैव एक्सपीरियंसिंग द बेरन क्लासरूम. बेरन क्लासरूम का बहुत सीधा सा मतलब है कि हमारी कक्षाओं में छात्र आना पसंद नहीं कर रहे हैं. उसका सीधा सा कारण ये है कि जो कंटेंट है उनके पास फ्रीली अवेलेबल है. तो अब जो हमारी टीचर ऑन द स्टेज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बदल गया है. ये भी हमको हमेशा ध्यान में रखना है when we want to make our classroom teaching learning experience very effective by integration of ICT. Then social interaction is the growing part of learning. Team and collaborative learning is rapidly increasing. हर व्यक्ति, ये फैमिली के कॉमन पिक्चर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहा है कि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं. Generations are involved in using these ICT tools and ICT technology, so they are learning. And the technology is natural in the lives of children. They are the digital native. छोटे-छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं. तो of course we have to move towards the technology. Then how to use technology in teaching learning process. This is very important. New millennium has extremely rapid increase in internet, mobile phone and computer use. Young people learn differently. ये बहुत important aspect है. और लर्निंग कब मोर इफेक्टिव और जॉयफुल एक्सपीरियंस होगा विद व्हेन वी यूज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन, टैबलेट एंड पर्सनल कंप्यूटर्स. So it is very important to know how people acquire ICT skill and how those ICT skills are used to learn new concepts and expand the scope of knowledge. इस चीज को मैं आपके साथ एक छोटे से रूप में एक्सप्लेन करना चाहूंगी. ये एज ए टीचर हमको पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट कौन कौन सी ICT skills को already they can easily acquire and how they are learning from this in their social life also. तो जब आपको ये सब चीजें पता होंगी तो ऑटोमेटिकली आप उस तरीके के लर्निंग मटेरियल को डेवलप कर पाएंगे, उस तरीके का ICT को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट कर पाएंगे जिससे छात्र इफेक्टिव रूप से आपसे पढ़ पाएंगे. Now if I talk about, क्योंकि मैं बहुत सालों से ICT डेवलपमेंट के फील्ड में हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज जबकि आपके जो आज के विंडोज हैं कंप्यूटर वैसे नहीं हुआ करते थे, तब डॉस एक हुआ करता था. तो उस समय में छोटी छोटी प्रोग्रामिंग करके ही सॉफ्टवेयर का हम यूज करते थे. अभी रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी उस समय अवेलेबल नहीं थी. आई एम टॉकिंग अबाउट द 1990s में. आई हैव डेवलप्ड माय फर्स्ट सॉफ्टवेयर इन द ईयर 1991 में आई थिंक. और उस समय इस सारे टूल्स अवेलेबल नहीं थे. बट अभी जो है बहुत सारे लर्निंग मॉडल्स हमारे सामने आए हैं. सो न्यू टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग हाउ लर्निंग एंड टीचिंग इज डन, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर टीचर्स एंड लर्नर्स अलाइक. जो जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उतना ज्यादा हमारे सामने भी चैलेंजेस हैं और हमारे लर्नर्स के सामने भी हैं. So now in this changing situation what we can do,
टीचर्स कैन टेक द रोल ऑफ एक्सपर्ट और फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। हमारा रोल यहाँ पर क्या होना चाहिए? वी शुड प्रोवाइड role of expert or facilitator, whereas the student can own the learning process and acquire knowledge at their own pace. एक हमको इस तरह की सुविधा करना चाहिए जिससे छात्र खुद अपने आप सीखें और खुद अपनी गति से सीख पाएं। So new ways of interacting in the learning environment are also emerging. इस सब चीज को देखते हुए, so if you look at the 3 key trends for our blended learning, जो हमारे सामने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड यदि हम की ट्रेंड्स देखें तो 3 तरीके के की ट्रेंड्स दिखाई देते हैं। पहला मैं आपसे बात करूंगी कि ब्लेंडेड लर्निंग, दूसरे टाइप का होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और तीसरा प्रकार है कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये जो तीनों तरीके के ट्रेंड्स हैं जिसको हम अपने आईसीटी क्लासरूम में इंटीग्रेट कर सकते हैं तीनों तरीके से। तो लेट अस अंडरस्टैंड ये 3 तरीके के ट्रेंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आई टॉक अबाउट द ब्लेंडेड लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है कि ब्लेंडेड लर्निंग इज द पेडागोजिकल इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल एंड फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन। इस तरीके का इंटीग्रेशन जिसमें हम फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन के साथ में टेक्नोलॉजी का यूज करें। जैसे आप यदि आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, यदि आप क्लासरूम में ऑफलाइन पढ़ाते समय बच्चों को कोई वीडियो दिखा रहे हैं, या आप क्लासरूम में पढ़ाते समय उनको कोई किसी प्रकार के रेडियो का कोई क्लिप सुना रहे हैं या उनको टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम दिखा रहे हैं और उसके साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये ब्लेंडेड लर्निंग हुआ जिसमें हम फेस टू फेस है और डिजिटल मीडिया दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। सो ब्लेंडेड लर्निंग एनकम्पासेस, इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम, मिक्स्ड मोड, हाइब्रिड, टेक्नोलॉजी मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन और वेब इनहांस्ड इंस्ट्रक्शन भी किसका एग्जांपल है? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। So let us understand this different types of modes. पहला मोड हुआ हमारे सामने blended learning, जिसमें हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मेडिएटेड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इनफैक्ट वेब इनहांस्ड इंस्ट्रक्शन भी उसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक सिंपल सा आजकल एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि फ्लिपिंग द क्लासरूम। नाउ व्हाट इज दिस फ्लिपिंग द क्लासरूम? बहुत सीधा सा मतलब इसमें होता है, नॉर्मली हम क्लास में क्या करते हैं, यूजुअली जो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ में कोई कंटेंट को लेकर के उसके साथ में उस कंटेंट को उनसे डिस्कस करते हैं और उस कंटेंट के ऊपर हम उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज घर में करने के लिए देते हैं। नाउ इफ यू वांट टू फ्लिप द क्लासरूम, दैट मीन्स बहुत सीधा सा मतलब है कि जो भी कंटेंट हमको बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो या तो वो पीडीएफ फाइल हो या आपका कोई बना हुआ वीडियो लेक्चर हो या आपका कोई भी कंटेंट हो, आपके नोट्स हो या जो भी हो, वो आपको बच्चों को क्लासरूम में जब आप फेस टू फेस मिलते हैं उसके पहले उनको वो कंटेंट डिसेमिनेट कर दीजिए। नाउ व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ दैट? तो बच्चे जब उस कंटेंट को बिफोर हैंड उनके पास वो कंटेंट पहुंच जाता है तो वो उसको पढ़ते हैं, खुद सीखते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। जब आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन या फेस टू फेस मोड में जब बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, उस समय आप क्या करेंगे, जो आपने ऑलरेडी डिसेमिनेटेड कंटेंट है उसको आप डिस्कस करेंगे और बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स आपसे पूछ सकेंगे और आपकी क्लासरूम डिस्कशन मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो प्री एक्टिविटीज जो थी वो बच्चों ने पहले ही कर ली, तो अब आपको केवल पोस्ट एक्टिविटी फेस टू फेस मोड में की जाती है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिपिंग द क्लासरूम। नाउ जो ब्लेंडेड लर्निंग आईसीटी क्लासरूम से, इसमें तो रोल इंस्ट्रक्टर जो है या टीचर डेवलप वीडियोस, लर्निंग मटेरियल डेवलप कर सकता है। स्टूडेंट एक्सेस लर्निंग मटेरियल ऑनलाइन एंड डिस्कस इन क्लास। तो फिजिकल क्लासरूम की स्पेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इट विल कन्वर्ट फॉर डिस्कशन एंड फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन। तो इसी का एक एग्जांपल है दैट इज वर्चुअल क्लासरूम। इट रिलाइज ऑन लर्निंग एलएमएस पर काम करता है ये, जिसमें एप्स एंड वेरियस वेब टूल्स अवेलेबल हैं which supports the LMS and facilitate online interaction। जैसे अभी जो मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, ये क्या है, एक सिस्को वेबएक्स का प्लेटफॉर्म है और ये वेबएक्स प्लेटफॉर्म वर्चुअल क्लासरूम का को क्रिएट करने वाला प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी ड्यूरिंग दिस 2 वीक्स प्रोग्राम में आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी समझेंगे और इसको आगे सीख पाएंगे। So today what I'm giving you the ideas through which you can inculcate this information and communication technology in your teaching learning process in different ways or different forms. So this learning management system, basically this blended learning relies on digital environment that is called learning management system. It is creation of virtual classroom for the student.
with lesson plans, discussion forum, grades, quiz, tests, class calendars, other resources, all can be used using this LMS. By having access to the class material, student can learn the concept at their own pace. सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट के साथ यदि उनके क्लासरूम का मटेरियल हमने उनको दिया है तो वो अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं, अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, और जब भी वो हमसे फेस टू फेस मिलेंगे, जैसे अभी मैं आपके साथ में क्या कर रही हूँ, ऑन स्क्रीन इंटरेक्शन कर रही हूँ, तो ऑन स्क्रीन जब वो इंटरेक्शन करेंगे उस समय दे कैन आस्क द क्वेश्चन to the, they can discuss with the peers also, they can discuss with their class teacher also, their teacher also, and they can deepen their knowledge or explore the issue of their interest. So this is one of the advantage which we can, if you use the learning management system, or we can rely on the blended learning. So जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में वर्चुअल क्लासरूम और LMS ऑलवेज इट इंटीग्रेट्स वेब टू टूल्स लाइक, जैसे आपने देखा होगा prezi.com, स्लाइड शेयर जो बहुत सारा अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक इज ऑल्सो वन ऑफ द वेब टू टूल है, एवर नोट्स, ड्रॉपबॉक्स, ये सारे के सारे जो आपके सामने वेब टू टूल्स है, ये आजकल अवेलेबल है. ये देख, यू कैन ओपन दिस वेब टू टूल्स ऑन योर मोबाइल फोन्स, in fact on your tablets, on your personal computers, on your desktop also. So this LMS आजकल ये जो है ready to use this LMS tools आपके सामने अवेलेबल है, जिसको हम वेब टू टूल्स बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा, you most of them are using this Facebook, most of them are using this YouTube videos, most of them are using this Twitter, और इसके अलावा ब्लॉग्स आप यूज कर रहे हैं. ये सब क्या है, they all are the based on वेब टू टूल्स के ऊपर बेस्ड applications हैं. So if you look at the teaching and learning के अंदर, तो if you use this LMS, तो इसमें हम class we can communicate content, class management, blogs, wikis, clicker, broadcast, e-portfolio, all these all are available. These all are the sort of learning management LMS हैं, systems हैं, जो कि हमको easily हमारे क्लास को मैनेज करने में, हमारे स्टूडेंट्स के साथ में कंटेंट डिसमिनेट करने में, उनके साथ कम्युनिकेट करने में, इनफैक्ट दे हेल्प अस टू असेस अवर लर्नर्स आल्सो. तो ये जो है, ये सारे के सारे कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं. इट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग का भी पार्ट हो सकता है. ग्रुप प्रोजेक्ट्स कैन बी डन, रिफ्लेक्शंस कैन बी डेवलप, कम्युनिटी बिल्डिंग कैन बी डन. ऑल दिस इज पॉसिबल व्हेन यू यूज दिस ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट वर्चुअल क्लासरूम. So ये जो एक one of the virtual classroom है, you won't believe this classroom was developed in the year 2012. 2012 में जब इस virtual classroom platform को मैंने develop करवाया था, one of my student and I developed. So during that time, आज की जैसे advanced Zoom और Cisco और Google Classroom नहीं available थे, तो भी मैं और मेरे स्टूडेंट ने एक सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन की मदद से इस तरीके का वर्चुअल क्लासरूम डेवलप किया था. तब इसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों मोड होते हैं. वर्चुअल क्लासरूम के सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों मोड होते हैं. राइट नाउ आई एम टेकिंग द क्लासेस विद यू इन विच मोड? इट इज अ सिंक्रोनस मोड, वेयर वी आर मीटिंग फेस टू फेस, और जिसको हम बोलते हैं कि रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है. अब यही वीडियो लेक्चर यदि आपके साथ में प्रीति मैडम इस वीडियो लेक्चर को जब वो रिकॉर्ड करेंगी, और रिकॉर्ड करने के बाद जब वो आप उस वीडियो लेक्चर को बाद में देखते हैं, तो वो कौन सा मोड होगा? वो मोड होगा एसिंक्रोनस मोड. तो ये दोनों मोड ही पॉसिबल हैं वर्चुअल क्लासरूम में, जिसमें हम रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ाएं, जो अभी हम कर रहे हैं, और बाद में यदि इस तरीके के रिकॉर्डेड लेक्चर्स या उसके अलावा भी अदर देन दिस सिंक्रोनस के अलावा भी हमने कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कोई रिकॉर्डेड वीडियो या कोई रिकॉर्डेड मटेरियल आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि आप अपने सुविधा के हिसाब से जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, तो वो हमारा होता है एसिंक्रोनस मोड. सो वर्चुअल क्लासरूम हैज बोथ द फैसिलिटी synchronous and asynchronous mode, and this experiment was conducted by me in the year 2012. You won't believe कि we have developed a 9th class के लिए हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था. उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें लाइव क्लासेस थी और ऑल क्लासेस भी होती थी. ऑल सारा का सारा फ्यूचर क्लास कौन सी होने वाली है, प्रीवियस क्लासेस कौन सी हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं की गई थी. इसमें एक बेसिक एडवांटेज था कि हमने 2 तरीके के ग्रुप लिए थे. ये आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं कि इट इज डेवलप्स आइडिया कि हम किस प्रकार से क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं. तो हमने 2 तरीके के स्टूडेंट के क्लास ग्रुप बनाए थे. एक ग्रुप वो था जिसको कि
जब हम लेक्चर लेते थे ऑनलाइन ऑन स्क्रीन, जब लेक्चर होते थे उस समय वो ग्रुप उस क्लासेस को एक्सेस करता था और वो हमारे साथ में फेस टू फेस जुड़ता था थ्रू दिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और हम उसके साथ में रियल क्लासरूम जैसा ही ऑनलाइन टीचिंग करते थे, और वो उसी समय अपने क्वेश्चंस पूछता था चैट बॉक्स के थ्रू और हम उसके सॉल्व करते थे। दूसरा जो ग्रुप था, उस ग्रुप के ऊपर ये सारे के सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो उसको अवेलेबल कराए गए थे और वो अपनी पेज से पढ़ता था। कम्युनिकेशन का जो हमारा मोड था वो वही चैट बॉक्स भी था और ईमेल की फैसिलिटी भी उसको दी गई थी। तो ये दोनों जब कंपैरिजन किया था तो ऑफ कोर्स आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि किसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ऑफ कोर्स एसिंक्रोनस मोड के रिजल्ट्स वेर मच बेटर एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोड। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये सीधी सीधी सी बात है कि छात्र को उसकी सुविधा के हिसाब से यदि कंटेंट को अवेलेबल किया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है एज कंपेयर टू केवल क्लासरूम टीचिंग के द्वारा। अनदर जो मैंने आपके साथ, दिस इज आल्सो वन ऑफ द जो था वो हमने 9th क्लास बायोलॉजी के लिए मेरा एक खुद का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। और ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम था इसके लिए हमने जो वेब टू टूल कौन सा यूज किया था, ब्लॉग का यूज किया था। पूरे के पूरे कंटेंट को हम जब भी हमको जो भी क्लास लेना होती थी उस क्लास लेने के 3 दिन पहले हम उस ब्लॉग के ऊपर उस कंटेंट को अवेलेबल कर देते थे। उसमें खुद के रिकॉर्डेड वीडियोस भी होते थे, इंटरनेट से कलेक्ट किए हुए मटेरियल भी था, इंटरनेट से कलेक्ट किए हुए वीडियोस भी थे, और ये सारे के सारे मटेरियल ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर दिए जाते थे। देयर वाज ए ब्लॉग और फनोमिक्स नाम की एक ब्लॉग थी और उस ब्लॉग के ऊपर इस सारे मटेरियल को अपलोड किया जाता था क्लास के 3 दिन पहले। देन स्टूडेंट को उस ब्लॉग के बारे में बता दिया गया था और स्टूडेंट उस मटेरियल को ब्लॉग के थ्रू एक्सेस कर लेते थे। देन जब हम क्लासरूम में फेस टू फेस मिलते थे तो वो जो भी 3 दिन पहले हमने उनको मटेरियल दिया है, क्लास कंटेंट दिया है, उसको केवल क्लासरूम में डिस्कशन होता था और उसके साथ साथ एडवांस लर्निंग की टेक्निक्स हम उसके साथ में डिस्कस करते थे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लिप्ड क्लासरूम का मॉड्यूल है, दैट वाज वन ऑफ माय रिसर्च स्कॉलर, जिसको इसी के ऊपर पीएचडी अवार्ड भी है। और ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये आज भी ये इसका ब्लॉग अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल where we use this flipped phonomics.edublogs.org blog के ऊपर हमने डेवलप किया था। और इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए था 9th क्लास के स्टूडेंट को। देन अगेन स्टूडेंट वेर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक स्कूल के बच्चों को इस ब्लॉग का एड्रेस के साथ फ्लिपिंग द क्लासरूम करके हमने पढ़ाया था, दूसरे जो बच्चे थे उनको नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से बताया था। और दोनों के रिजल्ट्स ऑफ कोर्स व्हेन वी फ्लिप द क्लासरूम द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स वेर मच बेटर एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्लासेस। So this is also one of the way through which you can make your classroom experiences blended with the ICT, इन जिसमें आप अपने ब्लॉग का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन यूज द फेसबुक ऑल्सो। ऑल दिस एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द ब्लैंडेड लर्निंग के ही ये है। इसमें इसी के थ्रू हमने ऑनलाइन टेस्ट स्क्रीनशॉट, इसी जो बच्चे ब्लॉग के थ्रू पढ़ रहे थे उनको हमने phonomics.edublogs.org के साथ लिंक किया था ये क्लास मार्कर, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट उस समय के हैं जब इतने ज्यादा आईसीटी एडवांसमेंट नहीं हुआ था। ये ब्लॉग हमने 2000 आई थिंक आई कुड रिमेम्बर दैट 2015 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस समय ये सारे जो भी टूल्स अवेलेबल थे उन सबको हमने इंटीग्रेट करके यूज किया था। देन एक और एग्जांपल है जो कि आजकल वर्चुअल लेबोरेटरीज का बहुत कॉन्सेप्ट आ रहा है। इफ यू लुक एट द नेशनल मिशन ऑन आईसीटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हम वर्चुअल लेबोरेटरीज को भी डेवलप करें। तो कोलोराडो यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट सभी कंटेंट के ऊपर वर्चुअल लेबोरेटरीज के एक्सपेरिमेंट्स डेवलप किए हैं। और ये कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका fed.colorado.edu उसके ऊपर ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हैं। एनी टीचर कैन यूज दिस by simple registering on the Colorado University website and you can access this material and you can easily show to your learners also, क्योंकि साइंस की क्लासेस में ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम अपने प्रैक्टिकल्स कंडक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी के जो वर्चुअल लेबोरेटरी मटेरियल हैं, इसमें राइट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन तक के सारे सब्जेक्ट्स के साइंस के सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने वर्चुअल लेबोरेटरीज क्रिएट की हुई हैं और वो उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स इस तरीके के अवेलेबल हैं। जो आपको जो साइंस वाले हैं उनको पता होगा ये स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट है, ये भी इस तरीके से इसमें
अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और इनके सबको यदि हम यूज करते हैं तो टेंशन रिलीज और डंपिंग रेशो भी अलग अलग चेंज करके ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए उनके साइट के ऊपर अवेलेबल हैं. यू कैन नोट डाउन दिस wet.colorado.edu. जो साइंस टीचर्स हैं दे कैन इजीली इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ virtual laboratories in their classroom learning ICT integration. Then this is one of the example which I discussed with you about the collaborate. Now the second concept is self-directed learning. So पहला था blended learning का. Then next is the पहला मोड जो हम 3 मोड में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. पहला मैंने आपके साथ डिस्कस किया, that was the. Then second one is the self-directed learning. Now what is self-directed learning? With ICT, the vast amount of free content available on the internet, student can choose what they and when they want to learn. So the student is no longer bound by curricular program, or they can learn in a formal or non-formal, दोनों तरीके से कर सकते हैं. So this is a transformative element for self-directed learning. It is option for youth to find themselves trapped in the. कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उनको अर्निंग के लिए भी जाना होता है, या उनके अंदर लो स्किल्स हैं या लो प्रोडक्टिविटी है, तो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट रिलाई ओनली, दे कैन नॉट कम टू अवर क्लासेस. तो इस लोगों के लिए हमारे सामने एक अनदर मोड है जिसमें हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मोड कहते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज इस तरीके के डेवलप किए हुए हैं. ओपन यूनिवर्सिटीज का जो कॉन्सेप्ट था, ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज का जो इग्नू भी यदि आप देखेंगे या YCMOU भी देखेंगे, ये सब ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट हैं जो कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के मोड में बने हुए हैं. लेकिन ये जो है, यदि आप इग्नू को देखोगे तो उनके कोर्स मटेरियल आपको रिटर्न फॉर्म में दिखाई देते हैं, पब्लिश्ड बुकलेट्स के रूप में दिखाई देते हैं, बट ऑनलाइन भी हम इस तरीके के मॉड्यूल्स को डेवलप कर सकते हैं. तो बेसिकली यदि सेल्फ डायरेक्टेड है लर्निंग है तो मेजर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि कंटेंट कंट्रोल नहीं रहता है. देन दो दे हैव द फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन इजीली एक्सेस थ्रू इंटरनेट, मोटिवेशन है, सेल्फ प्लेस है, सेल्फ मॉनिटरिंग है. बट एक और डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग होने की चांसेस होती है. और these all are the innovations हैं. तो how we can develop our own self directed learning module, जिससे हमारे स्टूडेंट को रियल में क्या पढ़ना है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हम उसको वो बता पाए. तो बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं, लाइक अपॉर्चुनिटीज टू लर्न इन अ सेल्फ डायरेक्टेड फैशन आर एनॉर्मस. Prominent and emerging self-learning directed learning includes open universities, open courseware जिसको हम बोलते हैं OCW, open OER एंड MOOCs. यहाँ पे भी शायद इस पीरियड में पढ़ेंगे ही कि कल भी आपके शायद एक कोई क्लास हुई थी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कौन से आपके सामने अवेलेबल हैं. अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं. ये एक मेरे द्वारा बनाया हुआ मॉड्यूल है जो कि हमने ई लर्निंग मॉड्यूल डेवलप किया था, और ये ई लर्निंग मॉड्यूल के लिए एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलप की गई थी, www.learningscience.in. This on that this is also one of the doctoral level research project है ये. इसमें फिजिक्स पढ़ाने के लिए, लर्निंग साइंस 9th क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए ये वेबसाइट डेवलप की गई थी. और ऑफ कोर्स दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, ये शायद 2014 में ही ये इसकी PhD अवार्ड हुई है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इसमें बच्चों के अगेन 2 ग्रुप्स बनाए गए थे, एक वेबसाइट डेवलप की गई थी, एक ग्रुप को हमने थ्रू दिस वेबसाइट के थ्रू पढ़ाया था विद देयर ट्रेडिशनल क्लासेस, और सेकंड ग्रुप था उसको केवल ट्रेडिशनल क्लासेस के थ्रू पढ़ाया गया था. सो दिस इसके अंदर सारा कंटेंट को सिस्टमेटिकली अरेंज करके लॉजिकल ऑर्डर में बना करके इस वेबसाइट को डेवलप किया गया था, जिसमें हमने फिजिक्स के सारा कंप्लीट 9th क्लास CBSE फिजिक्स को इसके ऊपर चैप्टर्स अपलोड किए गए थे. और बच्चों ने उसको, क्योंकि हम इसमें एक सबसे मेजर प्रॉब्लम बात ये थी कि केवल वेबसाइट के ऊपर बच्चे रिलाय नहीं कर रहे थे, क्लास में वो टीचर से भी पढ़ते थे और इस वेबसाइट के थ्रू भी पढ़ते थे. तो एक ग्रुप था जिसको इस वेबसाइट के साथ एक्सेस दिया गया था, दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसको केवल क्लासरूम के थ्रू पढ़ाया जाता था. सो दोनों के रिजल्ट्स, ऑफ कोर्स द स्टूडेंट दोज हु हैव एक्सेस दिस वेबसाइट विद द ट्रेडिशनल क्लासेस, their performance was much better. So this is also one of the self directed learning का है, जिसमें हम कंटेंट को वेबसाइट के ऊपर
अभी यदि आप देखेंगे कि नेशनल मिशन ऑन डिजिटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसमें भी उन्होंने यही प्रोविजन किया है कि वॉट एवर द रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ये बहुत ज्यादा हैफर्ड कंडीशन में अवेलेबल है और स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उसको पिन पॉइंटेडली कौन सा कंटेंट उसके लिए यूजफुल है और उसको क्या पढ़ना है। तो एज ए टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस कंटेंट को जितना ज्यादा हम उसको सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसकी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लर्निंग मटेरियल को स्टूडेंट खुद सेल्फ एक्सेस करे, उस मोड में अरेंज करें। तो अनदर इसका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का ही है कि इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन दैट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट, कि हमने उस समय इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एक ऐसे मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन यूज किए थे जिसमें कि क्लासरूम में हम इसको एक्सेस, स्टूडेंट इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड दे कैन लर्न बाय देयर ओन पेस। तो ये भी एक एग्जांपल है। सिमिलरली कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी एडवांटेजेस है, जिसमें कि ये मेरे द्वारा 2003 में मैंने इसको डेवलप किया था एंड इट टुक फॉर मी टू डेवलप 3 इयर्स, मेरे को इसमें लगा था उस समय, क्योंकि 2003 में इतनी ज्यादा, 2000 में मैंने इसको शुरू किया था, डेवलप करने की शुरुआत की थी 2001 से, और उस समय इतना ज्यादा इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था इसको विजुअल बेसिक में डेवलप किया था। फ्रंट एंड के ऊपर विजुअल बेसिक और बैक एंड के ऊपर एक्सेस था। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें आपको कुछ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले इसमें है कि टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो बच्चा टेस्ट सीरीज के ऊपर प्री टेस्टिंग हमने उसका किया। उसके बाद जैसे ही उसका प्री टेस्टिंग हुआ, स्टडी जोन था, इस स्टडी जोन के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू है, उसके थ्रू वो बहुत सारे चैप्टर्स उसमें डाले गए थे और इंफॉर्मेशन को बिट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। तो इसके अंदर बहुत सारी सुविधा दी गई थी और उसमें हर चैप्टर को ड्रॉप डाउन मेनू के थ्रू जो बच्चे को पढ़ना है वो चैप्टर वो उसमें सिलेक्ट कर सकता था, प्लस असाइनमेंट की सुविधा थी इसमें। और ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर मैंने 2003 में डेवलप हुआ था मेरा ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है CAI का, इसमें हमने जो है स्मॉल हर एक इस तरीके की टीचिंग फ्रेंड्स बनाई गई थी। टीचिंग फ्रेंड्स में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन के ऊपर जैसे ही बच्चे ने उस पर्टिकुलर टॉपिक और सब टॉपिक को सिलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड उसको ये फ्रेम दिखाई देती थी। इस फ्रेम को जब पढ़ता था, जैसे ही वो कंटिन्यू करता था तो उसके सामने सेकंड स्क्रीन टेस्टिंग फ्रेम आती थी। जो भी कंटेंट इस फ्रेम के अंदर पढ़ाया गया था उसको टेस्टिंग किया जाता था इस कंटिन्यू करते ही। यदि बच्चे ने सही उत्तर दिया तो वो नेक्स्ट फ्रेम पर ट्रांसफर होता था, यदि उसका उत्तर गलत हुआ तो इसी की सप्लीमेंट्री फ्रेम बनाई गई थी जिसमें वेयर ही वाज रॉन्ग उस चीज को दिया गया था। तो ये ब्रांचिंग टाइप ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल मैंने इसमें डेवलप किया था एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। दिस इज माई जो PhD लेवल का ही वर्क है। नाउ this another example of this is also one of the later on we have developed in the, ये दो पहला जो था ये नेट के ऊपर बेस्ड था, जिस समय विजुअल बेसिक के साथ साथ में ऑनलाइन का मोड के अंदर भी इसमें यूज किया गया था। दिस इज आल्सो वन ऑफ द CAI डेवलप किया था एंड ये रिसर्च स्टडी में CAI वाज कंपेयर्ड विद द मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन। Then of course multimedia instruction was much better where the teacher explained the concept along with the ICT tool, जबकि सेल्फ पेस की तुलना में मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड बेटर। Then the third module is the collaborative learning. So till now we have discussed about 2 modes. One is that is the blended learning, second one is self-directed learning, and third is the collaborative learning. So vast opportunities for youth to engage in collaborative learning using ICT. Collaborative learning allows peer to share their knowledge, explore new. Collaborative learning का सीधा सा मतलब है कि हम अपने नॉलेज को शेयर करें, अपने साथियों के साथ करें, नए एरिया को एक्सप्लोर करें। और दिस collaborative learning depends on the positive interdependence between the group, individual accountability for learning and teaching, and clear process to lead, follow the resolve issues. तो जैसे व्हाट्सएप है, मीटअप है, ऑर्कुट है, ये सब के सब कोलैबोरेटिव लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। और कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यदि आप इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं तो लो सोशल कैपिटल होगी। जब आप स्मॉल ग्रुप
4-5 बच्चे मिलकर के अपने क्लास का ग्रुप बना करके पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हाई सोशल कैपिटल होता है, लेकिन जब आप नेट का यूज करते हुए ग्लोबल ग्रुप फॉर्म करते हैं फॉर लर्निंग विद द लर्निंग पीयर्स, तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन होता है, हायर सोशल कैपिटल होती है और आपका इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है। तो social capital develops with the collaborative or peer learning. So this collaborative learning is one of the very advantages. यदि हम collaborative learning के मोड को यूज करते हैं तो as a teacher we can be very effective for all types. We can teach very effectively. हम बहुत प्रभावी तरीके से हर प्रकार के लर्नर को पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पीयर टू पीयर यूनिवर्सिटी, इट इज एन ऑनलाइन स्पेस फॉर लर्निंग गाइडेड बाय वैल्यूज ऑफ ओपननेस, कम्युनिटी एंड पीयर लर्निंग। बहुत सारे मूक्स के कोर्सेस हैं, ओपन जो है रिसोर्स प्रोग्राम्स फॉर एनीवन हु वांट टू विश टू लर्न। सो दिस कोर्सेज आर फ्री, जैसे अभी हमारे स्वयं के कोर्सेज भी अवेलेबल किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एनपीटीएल के भी कोर्सेज हमारे सामने अवेलेबल हैं। एक जो है दीक्षा का भी, एक स्कूल एजुकेशन में दीक्षा का भी एक प्लेटफॉर्म है, वो भी अवेलेबल है। ऑनलाइन जो है टीचर्स के लिए एक अर्पित नाम का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ये सारे एडवांसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किए गए हैं। और अभी एक साक्षत करके एक गवर्नमेंट का जो है नेशनल डिजिटल मिशन के अंदर साक्षत एक प्रोजेक्ट वो बनाने वाले हैं, जिसमें ऑल ओपन रिसोर्सेज विल बी लाइंड अप इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। ये सब गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। तो इस तरीके की जब हम यूनिवर्सिटीज के अंदर पीयर टू पीयर यूनिवर्सिटीज, ये एक वेस्टर्न कंट्रीज में का कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने स्टूडेंट को इसमें इवेल्यूशन के लिए कोई नंबर्स नहीं दिए जाते हैं, केवल उनको बेजेस दिए जाते हैं। इसकी जो वेबसाइट है information.p2pu.org, ये वर्ल्ड लेवल का एक ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। Then इसके अलावा ऑनलाइन रिपोजिटरीज आर also helpful in collaborative learning. With the explosion of content and choices, there is need to organize and present it in a ways that facilitate use and enhance searchability. एक सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम ये होता है कि यदि आप कोई चीज को सर्च करने जाते हो तो आपके सामने कई लैक्स फाइल खुलती है। देन देयर विल बी अ ट्रबल कि हम कौन सी चीज हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नेशनल डिजिटल मिशन जो है वो यही है, ये सारा जो फ्री अवेलेबल कंटेंट है इसको सिस्टमेटिकली लॉजिकल ऑर्डर में और सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंज किया जाए, जिससे एक सर्च इंजन इजी हो और हम इजीली अपने जो हमको कंटेंट चाहिए वो हम उसको एक्सेस कर पाए। So these repositories are the creation of individual organization as well as broader initiative representing both public and private sector के लोग इसको बना रहे हैं। और सब एग्जाम्पल्स है, जैसे ओपन लिब्रा भी, इट इज ऑनलाइन रिपोजिटरी that offers technical books under free license in Spanish and English also. Thousands of users visit the site daily to access hundreds of titles in the repository. They can easily download it and distribute it. तो ये एक ओपन लिब्रा वर्ल्ड लेवल का है। इसी तरीके से आईआईटी खड़गपुर ने भी एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट की है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मिशन के अंतर्गत, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। इट कंटेन्स 4,60 लाख बुक्स हैं आज की तारीख में अवेलेबल, एंड इट कैन बी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट बाय स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये। और ये भी इसमें भी कई सारी बुक्स हमारे लिए टेक्निकल भी हैं, साइंस भी, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट की बुक्स फ्रीली एक्सेसिबल हैं, जो कि पीडीएफ लिंक के थ्रू अवेलेबल होती हैं। So these all are the open repositories हैं, which these repositories are also helping in collaborative learning. Similarly, game is also one of the wonderful idea कि it is estimated that आजकल ये माना जाता है कि young people spend an average 2 hours a day playing video और online games। ये रियलिटी है। मैंने बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्चेस देखी भी की भी हैं और एक्सेस भी की हैं, और ये माना जा रहा है कि आज का जो यंग यूथ है वो कम से कम 2 घंटा पर दिन अपने आप को वीडियो गेम्स के साथ में खेलता रहता है। So playing has also shown to be an efficient way for people to be introduced to technology and acquire new skills. So role playing हमारे, if you look at the education में भी हम बहुत सालों से रोल प्लेइंग के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो why don't we convert our own content into form of a game? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन आईसीटी के ऊपर इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट रखा है, जिसमें कि हमारे कंटेंट को वीडियो गेम्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे मैंने आपको दिखाया था वर्चुअल लेबोरेटरीज फ्रॉम कोलोराडो यूनिवर्सिटी। So कोलोराडो यूनिवर्सिटी इज अगेन ट्राइंग टू कन्वर्ट देयर कंटेंट इनटू वीडियो गेम्स। तो ये भी एक इनिशिएटिव है, और इस तरीके से भी हम अपने कंटेंट को वीडियो गेम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। So
as game content become digitalized, playing video games moved online resulted in an explosion of creativity, including for learning games attract massive students को attract करता है और massive audience को भी attract करता है. So it gives a multiple opportunities for expanding and scope the uses of game playing. हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम की इसको यूज कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो इंडियन आईटी इंजीनियर्स आर डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो गेम्स. बट द प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो अभी गेम्स डेवलप कर रहे हैं वो ज्यादातर कैसे हैं, एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं और उनके पास क्योंकि दे डोंट हैव कंटेंट, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि यदि हम अपने कंटेंट को उन गेम फॉर्म में कन्वर्ट करवा लें, उसको इस तरीके से क्रिएटिवली प्रेजेंट करें तो सीखना भी होगा बच्चों का और जो गेम खेलने का उनका जो है वो भी वो उसको फुलफिल कर पाएंगे. सीबीएसई की तरफ से जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि देश में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनके अंदर उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, वहां पर उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अपॉइंट किया है एंड दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देयर एग्जिस्टिंग सिलेबस इनटू गेम फॉर्म. तो ये एक इनिशिएटिव स्कूल लेवल के ऊपर चालू हुआ है. इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी नेशनल मिशन ऑन डिजिटल लिटरेसी के ऊपर जो उनका मिशन चल रहा है, जिसके ऊपर वो करोड़ अराउंड, मुझे लगता है एक साल का ही उन्होंने अराउंड 200-300 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, जिसमें वो गेम्स को भी कन्वर्ट वर्चुअल लेबोरेटरी और गेम कन्वर्शन के लिए भी उनकी तरफ से इनवाइटेड है जो पर्सन्स हैं, दोज हु कैन डेवलप. इनफैक्ट एनजीओज कैन आल्सो डेवलप सच टाइप ऑफ content. So government will support such development of such type of content in the form of virtual laboratories, games. ये सब government of India के initiative है. You can easily access that and you will come to know that. So video or online games, they attract massive audience. They are very effective tool to enhance the learning. Creativity भी बढ़ती है और आजकल young बच्चे सबसे ज्यादा video games में अपने आप को 2 घंटा भी spend कर रहे हैं. तो why don't we convert? Then एक initiative है Minecraft Edu is an initiative that combines games and learning for use in the classroom or other settings. तो ये जो है Minecraft Edu एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो ये जो कंपनी है the game accommodate multiplayer activities and offer tools to incorporate into curricular content को भी वो गेम में कन्वर्ट करके देते हैं. और दिस Minecraft Edu इज नॉट ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक कंपनी है जो कि आपसे कुछ चार्ज करती है और आपके कंटेंट को वीडियो गेम में कन्वर्ट करके देती है. तो एज ए टीचर वी आर वेरी इनोवेटिव, वी कैन ऑल्सो डेवलप अवर कंटेंट इनटू गेम फॉर्म. आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनके पास में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं है बट दे आर वेरी गुड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो उन बच्चों के साथ हम टीचर्स को कोलैबोरेट करके ऑनलाइन गेम्स को डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं. वी कैन टेक हेल्प ऑफ such type of students also, so they will develop their software and we can provide them content. So this is one of the opportunity which can be trapped and which can be utilized to develop online games or to convert our classroom content into game form. Then another important platform that I told you, social media. This social media are used extensively for learning as well. More and more people are using these for educational and professional purposes also. बहुत सारे लोग हैं, आप में भी सभी लोगों के, ऑलमोस्ट सभी के पास में सोशल नेटवर्किंग के अकाउंट्स होंगे. तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक ब्लॉग्स है, पॉडकास्ट है, वीडियो शेयरिंग, यूट्यूब, फोटो शेयरिंग जैसे फ्लिकर, पिकासो, सोशल बुकमार्क्स, एवरनोट, देन प्रेजी, स्लाइड शेयर, गूगल ग्रुप्स भी हैं, इवेंट जिसको मीटअप जिसको हम बोलते हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर प्लेटफॉर्म है. दे आर बीइंग यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग टू एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंसेस. तो ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है आपके पास में, ब्लॉग है, प्लस यूट्यूब है, फ्लिकर्स है, वीमियो, ये ऑल सब ये डिफरेंट है, लिंक्डइन है, ये सब के सब. ट्विटर इज आल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच कैन बी ट्रैप्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. और ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आप खुद भी आज को यूज कर रहे हैं, बट till now we are using it our social connect. So why don't we use this social networking site for developing the teaching learning modules or connecting with our learners. So social networking sites can bridge the gap between physical boundaries of time and space. ये एक मेरे द्वारा डेवलप किया हुआ फेसबुक साइट है. दिस साइट विच वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 2015 में इसको PhD पे अवार्ड हो गई है. लेकिन ये जो 2015 में हमने ये फेसबुक का शुरुआत की थी 13-14 से, और ये जो है
ये आज भी अवेलेबल है, डॉक्टर राजश्री वैष्णव एंड वंदना पेज फॉर क्लास 9 सीबीएसई साइंस। ये फेसबुक के ऊपर हम हर रोज बहुत सारा कंटेंट इस फेसबुक साइट के ऊपर, जिस समय हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वी हैव प्लान टू take 300 sample, we got 1500 students were attached with this site, और हम इसके ऊपर every day the same way, this is one of the project in which student को क्लास में भी पढ़ाते थे और using this social networking site। तो ये इसमें हम बहुत सीधा सा था ये साइट, anybody can access this, you can, if you type this on Facebook, Dr. Rajshri Vaishnav and Vandana's page for class 9 CBSE science, you can easily explore this। में पूरा का पूरा 9th क्लास साइंस का कंटेंट है जिसको हमने फेसबुक के थ्रू पढ़ाया था स्टूडेंट्स को। और देन अनदर सोशल नेटवर्किंग साइट है, दैट इज ब्लॉग, एजुब्लॉग, दिस इज माय साइट, दिस इज आल्सो फंक्शनल, drrajshrivaishnav.edublogs.org। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च से रिलेटेड मेरी क्लासेस, बहुत सारी फ्लिपिंग द क्लासरूम मैं इसी ब्लॉग के थ्रू करती हूँ। मोस्ट ऑफ द माय स्टूडेंट आर एक्सेसिंग दिस ब्लॉग एंड दे कैन गेट दिस कंटेंट मटेरियल रेडीली। तो ये सारा जो है, दिस इज आल्सो वन सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग का प्रोजेक्ट है जिसमें सेल्फ स्टूडेंट अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। देन वन मोर रिसर्च प्रोजेक्ट दैट इट वाज डेवलप्ड इन 2012, learningbiology.edublogs.org। ये एक्सपेरिमेंट जो है सीबीएसई के भवंस के स्कूल्स में चलाया गया था, नागपुर में ही किया गया था। वन ऑफ द स्टूडेंट, शी हैज डेवलप्ड दिस फॉर टीचिंग द बायोलॉजी, एंड ये जो है वेबसाइट के ऊपर बच्चों ने ब्लॉग के थ्रू हमने उनको पढ़ाया था। क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ सारा कंटेंट वेर अवेलेबल टू देम ऑन द ब्लॉग, एंड बच्चे आपस में खुद से इस ब्लॉग के थ्रू पढ़ते थे एंड डिस्कशन करते थे। दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड द गर्ल हु हैज डेवलप्ड नाउ, शी इज प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ द भवंस स्कूल। So this is also working blog है जिसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एंड यू कैन सी द responses that time when we conducted this experiment, you can see the responses of the student। क्योंकि ब्लॉग के ऊपर एक बहुत अच्छी सुविधा है कि स्टूडेंट कैन पुट अ कमेंट्स एंड दे कैन, वी कैन गिव देम द answers also through blog। So blog is edublogs or other blogs, so many blogs are available on internet, you can use anyone, it is free of cost available, you can develop your own blog and develop and disseminate the content to the learner। So with the use of blog you can easily flip your class also। Then another very important aspect is your mobile phone। So nowadays 5.2 billion mobile phone subscribers in developing countries, the mobiles has turned them into a learning tool that can bring people living in remote areas closer to education। Because if you look at the condition of India, India में second largest mobile phone users हैं India में, और we can take advantage of the enormous uses of mobile phone, we can develop the full spectrum of knowledge and skill needed to workforce developing, including basic education, literacy and numeracy, language learning, and hard and soft skills development। In fact, entrepreneurship training के लिए भी आप इस मोबाइल का यूज कर सकते हैं। So the Mobiles for Education Alliance, comprised of 18 members including British Council, ITU, Mastercard Foundation, American State, World Vision, World Web Foundation, इन सब का एक 18 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर के एक मोबाइल फोन का फॉर एजुकेशन अलायंस नाम का उनका है। It is illustrative of the interest and dedication being directed to the potential of mobile phones, and ये सबसे ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ये मोबाइल के ऊपर उन्होंने बहुत सारा लर्निंग मटेरियल को डेवलप किया है, दैट कैन बी ट्रैप्ड एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर, in fact as a teacher we can also develop some learning material and disseminate through the mobile phone, because mobile phone is a very common in the life of the people। so छोटे बच्चे भी उसको इजीली एक्सेस कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा अपनी ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस थ्रू मोबाइल के थ्रू ही बच्चे एक्सेस कर रहे हैं। तो मोबाइल लर्निंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अभी तक ये जो मोबाइल लर्निंग है, इट इज स्टिल इन इन्फेंसी, बट इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हैं एंड वी कैन डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज और इसका इम्पैक्ट को एक्सपांड कर सकते हैं। Some efforts are mobile only, while other integrates mobile with into a broader education experiences, blended learning, self-directed learning, and collaborative learning. All these can be possible using these mobile devices. So there are many programs which can be accessed through basic or featured phones। Then major advantage ये है कि जो data enabled phones हैं, they can offer greatest opportunity for mobile learning। In all cases, mobile devices can help young students access information at their own pace। In some cases,
इट ऑल्सो मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंस, क्योंकि हर बच्चा अर्बन एरिया में नहीं आ सकता, हर बच्चा अर्बन क्लासेस में नहीं आ सकता, तो वी कैन यूज दिस मोबाइल टू गिव देम अ बेस्ट कंटेंट थ्रू दिस। एक मेरे द्वारा ये एक मोबाइल लर्निंग का ये प्रोजेक्ट मैंने 2012 में डेवलप करवाया था। उस समय बहुत ज्यादा सब बच्चों के पास में मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो दैट टाइम वी हैव डेवलप्ड मोबाइल प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलप किया था। और इसका एक सबसे अच्छा आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी मैं कि उस जिस समय हमने 2012 में ये किया था, तो कुछ बच्चों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल हुआ करती थी, कुछ बच्चों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं होते थे, नॉर्मल फीचर्स फोन थे, या कुछ बच्चों के पास तो मोबाइल होते भी नहीं थे। तो हमने पूरी क्लास को ये बीएड की क्लासेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। और बीएड में आपको पता होगा कि लर्निंग थ्योरीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो हमने सारी लर्निंग थ्योरीज के ऊपर ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। जिन बच्चों के पास में मल्टीमीडिया मोबाइल थे, उनको हमने ब्लूटूथ के थ्रू ये डेवलप्ड सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल डिवाइस में डाल दिया था, और उनको ये बोला था कि वो नॉर्मल क्लासेस भी अटेंड करें, प्लस इस कंटेंट को भी जब वो चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। इसमें वॉइस भी थी, और आज भी ये प्रोग्राम चल रहा है मेरे पास में, आज भी ये प्रोग्राम है। यदि हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती तो आई वुड हैव शोन यू दैट प्रोग्राम। और ये जो मोबाइल प्रोग्राम था, इसमें इसको डेवलप करते समय हमने जो भी लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड मोबाइल ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल वीडियोस थे, उसको भी इम्बेड किए थे, हमारे खुद के भी वीडियोस हमने डेवलप किए थे, और कंटेंट को डेवलप करके एक मोबाइल का पूरा मॉड्यूल डेवलप किया था। और ऑफ कोर्स ये भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी कि जिन बच्चों ने के पास में ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू हमने उनके मोबाइल में ये डाला था, उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासेस के बच्चों की परफॉर्मेंस से ज्यादा बेटर रही थी। द रीजन वाज दैट, क्योंकि ये आइडिया 2012 में मुझे इसीलिए आया था कि 2012 में ज्यादा कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल था, तो वो क्लास के कॉलेज के स्टेयरकेस के ऊपर या बस का वेट करते हुए भी वो मोबाइल दिन भर देखा करते थे। तो दैट आइडिया क्लिक्ड इन माय माइंड, सो वी हैव डेवलप्ड दैट सॉफ्टवेयर, और उनके मोबाइल में डाल दिया था कि जब आप बस स्टॉप पर वेट कर रहे हो तो कम से कम इस समय इसको पढ़ोगे, तो दैट विल एनहांस योर नॉलेज। सो दिस इज अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट विच वाज कंडक्टेड इन 2012। ये 2012 का डेवलप किया हुआ मोबाइल के ऊपर है। और आजकल तो मोबाइल इतने एडवांस हो गए हैं कि वी कैन अपलोड एनी टाइप ऑफ कंटेंट यूजिंग दिस मोबाइल। सो एज ए टीचर आप सिलेक्टिवली कंटेंट डेवलप करें, उसको चाहे उसके ऑनलाइन लिंक्स डालें और बच्चों के साथ मोबाइल के थ्रू शेयर करें, तो यू कैन इजीली यूज दिस मोबाइल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। So the opportunities for learning and innovation with ICTs are immeasurable. बहुत सारी opportunities हैं। Despite significant investment, formal education system continues to face challenges in preparation youth with the ICT related skills and need to success. इस सिचुएशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज समटाइम लैक ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर फीचर कि हम टीचर्स बहुत ज्यादा इसमें क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में सॉफ्टवेयर और टेक्निकल सपोर्ट का अभाव है। हमारे पास में आपने देखा होगा रिलायबल इलेक्ट्रिक सप्लाई का भी प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो इज वन ऑफ द फैक्टर। तो ये सारी चीजें मुझे पता है, और आपको भी, हम सभी लोग जानते हैं कि ये सब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ हमारे पास में ये सब डिफिकल्टीज भी हैं। सो आईसीटी लर्निंग रेस्ट्रिक्टेड टू स्टडिंग बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। अभी तक तो हमने क्या किया, आईसीटी मतलब बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी सीख लें, और अदर सब्जेक्ट्स के लिए हम ज्यादातर आईसीटी का यूज नहीं करते थे, बट नाउ दिस पैंडेमिक हैज मेड अस कंपेल अस टू यूज द आईसीटी फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। सो we know that limited capacities of teacher for make more integration use of ICT for teaching learning. It all depends upon your creativity. आप जितने creatively इसको use करेंगे, उतना ज्यादा आप इसको teaching learning में integrate कर सकते हैं। So if you look at our schools before, इसी तरीके के हमारे schools हुआ करते थे। Now we have this type of status, और I don't know how long it will continue, because धीरे धीरे सारी जो classes हैं वो आईसीटी ड्राइवन होने लगी हैं, और ज्यादातर जो है डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। तो गोन आर द डेज जब हम केवल चॉक एंड टॉक करते थे, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट आईसीटी इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं विद द यूज ऑफ आईसीटी, सो वी कैन डेवलप अ गुड स्पेक्ट्रम ऑफ कंटेंट बाय यूजिंग दिस आईसीटी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। इफ यू लुक एट द एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने हाई इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन किया है।
like Korea, Japan, Singapore, China, Taiwan, they are very high in rank in integration of ICT. उनकी classes के अंदर now they have robot teachers हैं जो कि इतना ज़्यादा advancement है, but बाकी regions में बहुत सारा significant amount of ICT integration is still needed. So these are some clips which I want to show you that Korea में और Tokyo में they have the robot teachers, still they are teaching in the classroom. थोड़ा सा हम पीछे हैं, but I hope that we can easily integrate if we learn this small things. छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सीखना और उस अपॉर्चुनिटीज को समझना, अवेलेबल एवेन्यूज को समझना और उस कौन से में हम बहुत कंफर्टेबल हैं उसको यूज करना. That will always be helpful to you. So we can reach miles with ICT. And some questions, Preeti madam, I am sharing some questions with the student as an assignment question based on my today's talk. So थोड़ा सा ये आप नोट कर लीजिए और I'll share with you also, Preeti madam. Yes, ma'am. So thank you so much. Yeah. किसी को कोई डिस्कशन है तो you can ask थैंक यू सो मच मैम. किसी को कुछ पूछना है? me with that. Any queries, please? एनी क्वेरी, एनी फीडबैक? चैट बॉक्स में कुछ हेलो पूछिए. मैम, मैं डॉक्टर मुल्तानी. Yes sir. हेलो मैम. बोलिए. Yes yes जैसे बोलिए sir. मैं कॉमर्स का टीचर हूँ मैम, तो मुझे कॉमर्स में जैसे प्रभावी है ना, मुझे एजुकेशन देना स्टूडेंट को. तो जैसे प्रॉब्लम होता है जैसे अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में, तो इसमें पूरा का पूरा वो मटेरियल नहीं दे पाता मैं. यानी फिर उनको फिर सिर्फ थ्योरी जैसे पढ़ाना पड़ता है, जैसे अभी स्क्रीन शो कर रहे हैं, उसके बाद में ऐसे ही टॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर उनको वो नॉलेज नहीं मिल पा रहा है. तो इसके लिए क्या करें? ओके सर, कॉमर्स के लिए आजकल बहुत सारे वेब के ऊपर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और जी. यदि आप उनको देखेंगे तो वो सॉफ्टवेयर्स में इजीली आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई असाइनमेंट उनको दीजिए, क्योंकि कॉमर्स के अंदर यदि आप देखेंगे तो ज्यादातर आजकल जो है अकाउंटिंग कैसी हो गई है, डिजिटल अकाउंटिंग हो गई है सर. तो वो डिजिटल अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं. इफ यू एक्सप्लोर ऑन द वेब यू विल come to know that, because I am not from the commerce field, लेकिन जो भी कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं उनको ये पता है कि बहुत सारे जो है ई बिजनेस कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. तो थोड़ा सा सर आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. और प्रीति मैडम आप देख लीजिएगा, आपके इसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट होंगे जो कि कॉमर्स से फील्ड से रिलेटेड हैं. जी मैम. तो थोड़ा सा हाँ, थोड़ा उनका सर की प्रॉब्लम्स के लिए उनको कुछ साइट्स का एड्रेस या मैं सर आपको प्रीति मैडम के साथ शेयर कर पाऊंगी 1-2 दिन में कि हम किस तरीके से कॉमर्स के लिए अवेलेबल हैं, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस विद अदर कॉमर्स टीचर्स आल्सो व्हाट दे आर रियली यूजिंग. थैंक यू मैम. एनी मोर क्वेश्चन? Hello, ma'am. Yes, please. Hello, ma'am. Where we have Yeah, to बोलिए. submit assignment you have given. यस, दैट आई विल एक्सप्लेन मैम. Hello. हेलो. Okay, okay, okay. ठीक है, हाँ मैम. वो पॉइंट्स में बताऊंगी और ये जब मैं पीपीटी शेयर करूंगी मैम का, उसमें आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे. तो आज मैं आपको शाम को बताती हूँ कि वो उसका सबमिशन कहाँ पे और कब तक करना है. Okay, ma'am. Thank you. जी. ओके मैडम, अभी आप 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं कि कंटिन्यू करेंगे? मैडम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं जी मैम. और ओके. 5 मिनट के बाद में मैं अभी जो नेक्स्ट क्लास अभी से आपको अनाउंस कर दूं, मैं अगली क्लास में क्या लेने वाली हूँ. जी. So my next class will be based on how to develop this different types of teaching module or instructional design material using this ICT tools. ये ICT को यूज करते हुए हम अपने टीचिंग मॉड्यूल्स कैसे डेवलप करें. जी मैम. I'll stop my sharing. Yeah. तो प्रीति मैडम 5 मिनट के बाद है ना? यस मैम. फ्रेंड्स, मीटिंग को लीव मत करिए, 5 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेके प्लीज ज्वाइन. प्रीति मैडम, एक पूछना था आपसे.